हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी का स्वागत है। और सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग भैया। फटाफट से सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ कि पीछे का जो मैटर मैंने पढ़ाया वो सारा मैटर आपने पढ़ा और सीखा भी होगा। उसके अंदर बहुत कुछ आपने अब नहीं सीखा है तो देखो, उसमें फिर आपकी गलती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पूरा सिखाया जाए कंप्लीट। कोई डाउट, कोई कमेंट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ भैया अब। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे हमारी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे थे जिसका नाम था रियल सीक्वेंस। वास्तविक अनुक्रम हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब एक बात बताओ, रियल सीक्वेंस में हमने इतनी सारी चीजें सीखी। चाहे मैं बात करूं लिमिट की, बात करूं लिमिट पॉइंट की, बात करूं अभिसारी अनुक्रम, बात करूं अनुक्रम के टाइप में जो वर्धमान, ह्रासमान, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा और सभी के बारे में कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको दी। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नॉलेज जो छोटी सी थी बीच में, जो शायद आपको शायद सीखनी भी चाहिए थी, वो थी हमारे पास में डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? मॉडुलस में एक्स एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कोमा करके भी, एन कोमा एन नोट जो है वो बिलोंग करते हैं कहाँ पे? नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, साउंड एकदम प्रॉपर आ रही है, कोई समस्या किसी को नहीं होगी, उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एन माइनस का एल, और ये आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पर जो एल है आपकी लिमिट को शो करती है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात और है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, आपका अभिसारी अनुक्रम, अभी सारी अनुक्रम की अगर मैं बात करूं, तो अभी सारी अनुक्रम क्या होता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देखो साफ सी बात है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास अगर लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल, और एल हमारे पास में कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन कहलाती है आपकी परिबद्ध, सॉरी, अभिसारी अनुक्रम की। फिर उसके अलावा बात करते हैं परिबद्ध अनुक्रम की, बाउंडेड सीक्वेंस की। तो बाउंडेड सीक्वेंस में हमने देख ही लिया था कि अपर बाउंड लोअर बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो, रामायण को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। जिसने रामायण का पाठ अच्छे तरीके से किया होगा, स्टार्टिंग से सारे पात्रों के बारे में पता है कि कौन राम है, कौन लक्ष्मण है, कौन सीता है। ठीक है, चलो, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा दिया ताकि आपका बेसिक ज्ञान बना रहे। किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी पढ़ सकता है। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, आज का सवाल, आज का क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं मैं। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन अपन ने करे हैं सभी के बारे में सभी को अच्छे तरीके से पता भी होगा। देखो क्वेश्चन क्या है आज के बारे में, देखना ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्सन, मेरे पास एक सीक्वेंस एक्सन है और उस एक्सन का जो एग्जिस्टेंस है कुछ इस प्रकार से दे रखा है। जैसे कि ये आपका दे रखा है कि एन का जो मान है, अगर हमारे पास में इवन आता है, इवन सम आता है तो वन आएगा। और अगर हमारे पास में एन का मान अगर जीरो आता है, मतलब सॉरी जीरो आता है जब एन का मान ओड होता है, तो ये आपको दे रखा है। तो आपको ये बताना है, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि यहां पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है। ये सवाल आपको दिए रखा है। देखो सिंपल सी बात है, हमने कल भी एक सवाल किया था, कल मतलब लास्ट जो लेक्चर हुआ था अपना, उसमें भी एक सवाल किया था, और उसमें भी मैंने यही आपको बताया था कि अगर हमारे पास में कुछ इस प्रकार की कंडीशन बन रही है तो वहां पे कैसे काम करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं लिखता हूं यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे हम जानते हैं भैया, वी नो दैट, सिंपल लिख दो, वी नो दैट।
हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि जो हमारे पास में लिमिट की डेफिनेशन है फ्रॉम, लिख दो आगे भी, फ्रॉम, थोड़ा छोटा करते हैं, और फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की परिभाषा से मैं जानता हूं। अब मैं क्या जानता हूं भाई, एक बात बताओ, लिमिट की डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देना कि मॉडुलस में एक्स एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एन कॉमा जो एन नॉट है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर के अंदर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें दो केस पढ़ेंगे हम। अगर मैं एक छोटा सा आपसे पॉइंट पूछूं, इसमें हम केस पढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देख तो सभी को रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। देखो दो केस पढ़ते हैं हम। पहला जो केस आपका होगा, केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहेगा कि अगर मेरे पास में, सपोज करिए केस नंबर फर्स्ट जहां पे आपका एक्सन का जो मान है, एक्सन का जो मान है 1 होगा, जब एन बराबर हमारे पास में क्या होगा, इवन होगा, सम होगा। तो लिख दो फटाफट से। तो यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू को पुट करा तो देखो मॉडुलस में एक्स एन का जो मान है वो तो हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस का एल और लेस देन आपका एफ साइन एल, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। बाकी आगे की जो कहानी आप लिखना चाहो ये वाली तो लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे आप एक बार लिख दो वही काफ़ी है। फिर हमने देखा कि केस नंबर सेकंड भी बनेगा इसके अंदर, तो केस नंबर आपका एक सेकंड भी है, तो केस नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास में जो एक्सन होगा ना वो आपका 0 होगा। कब होगा, जब आपका एन बराबर क्या होगा, ओड होगा। चलो ठीक है, मान लिया ये बात। तो हम क्या करें, अब हम फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू को, तो 0 माइनस का जो एल होगा वो लेस देन एफ है ना, समीकरण नंबर 2 मेरे पास में हो गई। ठीक है, तो अब क्या करें, समीकरण नंबर 1 और 2 को यूज करना है। जिसने ईमानदारी से, बिल्कुल तरीके से, आपने अगर लास्ट क्वेश्चन को देखा, इसका ही भाई था छोटा भाई, उसमें हमने क्या करा था कि एक तो हमारे पास में एक्सन का मान 1 आ रहा था, एक माइनस का 1 आ रहा था, उस कंडीशन में हमने एक 2 एलिमेंट को लिया था, मतलब 2 को लिया और 2 में एल को जोड़ा, एल को माइनस किया था, कुछ इस प्रकार हमने बनाया था, याद करो, छोटी सी बात याद करना। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर देखो समीकरण नंबर, ये देखो 2 मेरे पास में है, अगर आप 2 को 3 में तब्दील करो तो ऐसा लिख सकते हो क्या, एल मेरे पास में लेस देन एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब एक काम करो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। देखो यार, ये हमने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, ऊपर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बिल्कुल तरीके से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने क्या लिखा भैया, मैंने लिखा यहाँ पे माना, हमने लिखा लेट माना कि एक मॉडुलस में 1 है, और इस 1 को इज इक्वल टू मैंने क्या करा, एल को यहाँ पे जोड़ा, यानी कि 1 माइनस का एल किया, और प्लस का मैंने यहाँ पे एल कर दिया। अब देखो साफ सी बात है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मैंने 100 बार आपको प्रॉपर्टी बता दी है कि हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस में a माइनस का b अगर है तो ये लेस देन इक्वल टू मॉडुलस का a और प्लस में मॉडुलस का b हो जाती है। सही कर लो यार, नहीं तो फिर बच्चे मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके सामने है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने अप्लाई किया, तो मैंने बराबर में नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो साइन इक्वल टू, मैंने लिखा मॉडुलस में 1 माइनस का एल प्लस में मॉडुलस का एल, समीकरण नंबर 2 आपके सामने है, और समीकरण नंबर 3 है, एक मेरे पास में है। थोड़ा सा नीचे करके आपको बता देंगे कि समीकरण नंबर जो 1 मेरे पास में है, 1 माइनस का एल की वैल्यू कितनी है, लेस देन एफ साइन, यहाँ पर भी लेस देन एफ साइन मेरे पास में है, तो चुपचाप वैल्यू को रख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, लेस देन इक्वल टू एफ साइन प्लस में एफ साइन। आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि अब क्या होने वाला है। अब कुछ नहीं होने वाला है भैया, यहाँ पर ये होने वाला है कि आप देख सकते हो हमारे पास वैल्यू कितनी थी, इधर इधर वैल्यू थी हमारे पास 1, ठीक है, लेस देन हमारे पास 2, हमारे पास एफ सन, और एफ सन टेस्ट हमारे पास 0 कर दिया मैंने, और जैसे मैंने 0 किया तब आप देख सकते हो कि हमारे पास 1 जो है वो लेस देन हो गया किससे, इक्वल टू 0 से, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सीक्वेंस दे रखा है एक्स एन,
और जिसकी जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस प्रकार दे रखी हैं। 1 मेरे पास में होगा जब n का मान कैसे होगा, हमारे पास इवन होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे 0 होगा तो n का मान कैसा होगा, यहाँ पे ऑड होगा। अब साफ सी बात है, इसके लिए हमारा जो xn है उसमें लिमिट का कोई एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। फटाफट से कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर मैं इसको दोबारा से भी थोड़ा बहुत रिवाइज करवाने की कोशिश करूं तो एक एक पॉइंट को हम दोबारा रिवाइज करवा सकते हैं। देखो, आपके सामने सवाल दिख रहा है आपको। सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक्सन का मान 1 और 0 होगा। ठीक है, हमने कहा कि लिमिट की डेफिनेशन हम जानते हैं। वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन लिख दी मैंने यहाँ पे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट हमने देखा कि एक्सन का मान है 1 होगा जब एन इवन होगा, हमें दे रखा है, ये गिवन है। यहाँ पे लिखना भी चाहो तो आप कोने में लिख भी देना कि ये हमें गिवन है, ये बातें मुझे दे रखी हैं। अब उसके अलावा मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। दोनों केस आपके सामने हैं। समीकरण नंबर 1, 2 और 3। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को यूज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लेट किया। माना कि 1 एक वैल्यू है और उस 1 में मैंने एल जोड़ा, एल माइनस किया। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू, ये किस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कैसे आई थी, ये कैसे प्रूफ है कि नहीं है, वो मैंने अभी आपको बता दिया था। प्रॉपर एग्जाम्पल लेके देख लो ना क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 2 और 3 से, 1 और 3 से, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। फिर हमने कहा था कि भाई हमारी शादी में पड़ोसी 1 आए, 2 आए या फिर बिल्कुल भी नहीं बुलाएं, तो मैंने कहा कि एप्सिलॉन का जो मान है मैं टेंस टू 0 ले सकता हूँ। ठीक है, ले लिया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो आप देख सकते हो कभी भी 1 जो है ना, 1 वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और उसके बराबर भी नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट गलत है और दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो वी कैन से दैट here xn have no limit, या फिर xn doesn't exist is limit। जैसा भी आप बोलना चाहो, लिखना चाहो, लिख सकते हो अपनी इच्छा से, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। फटाफट कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे कि क्या कहानी है क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आपको आया है नहीं आया है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपके कमेंट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो भैया, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट तुरंत कर दो भैया, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, और देखो यार, सिंपल सी बात है, लाइव क्लास के लिए बोल रखा है ना, और फिर जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ और जब बच्चे लाइव क्लास देखते नहीं है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। एक तो क्या, फिर मेरे पास कॉल करके बोलेंगे और अलग से, लाइव क्लास कब होती है, कब लेते हो लाइव क्लास, हम तो देखते नहीं है लाइव क्लास आती है। तुम देखते रहो भैया, ठीक है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। फटाफट देखो, सीखो इसको। हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूँ सवाल में कोई समस्या नहीं होगी, आंसर आपके पास रखे हुए हैं। तो देखो, आंसर का कोई मतलब नहीं है, आंसर का कोई भी मतलब नहीं है। मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि अगर थोड़ा गहनता से देखो ना, गहनता से, तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तरीके समझोगे तो, नहीं तो फिर समस्या ही समस्या है। ठीक है, अब हमारा जो अगला सवाल है वो है अनुक्रम एक्शन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। और इसके ऊपर लगा लीजिए 2022 के लिए, अब 22 तो कर गई, 23 के लिए लगा लो भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भैया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्सनली हेडिंग डाल के भैया। तो हम क्या लिखने वाले हैं, अनुक्रम एक्शन के लिए, जो आपका एक्शन, आपका जो अनुक्रम है, उस एक्शन के लिए आपकी आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। ठीक है,
तो आराम से लिख लीजिए भैया, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, लग जाए बंदी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम पढ़ेंगे, तो पहले क्या करते हैं कि हम उस सफिशिएंट कंडीशन को लिखते हैं। एक बार लिखेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह आता है एग्जाम के अंदर कि देखो, नॉर्मली आपका ये भी आ सकता है सवाल कि एक्शन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त को लिखिए एंड उसको प्रूफ भी करिए। तो ये तो कॉमन सवाल हो गया। अगर ये सवाल आएगा तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि भाई आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त के बारे में पूछ रहा है एक्शन के लिए, तो हमें वही करना है, तो उसमें तो कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इसका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या फिर जिसको यूज करना है, वो देखिए आप एक बार। देखिए, किसी अनुक्रम, किसी अनुक्रम एक्सन, अनुक्रम एक्सन के अभिसरण के लिए, अभिसरण के लिए, अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए। के लिए आवश्यक एवं, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए, एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अब मैं लिख के तो क्या करूंगा इसको, मैं नॉर्मली बता देता हूं। स्टेट एंड प्रूफ, मतलब आपको कथन के बारे में बताना है। स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीक्वेंस एक्शन, मतलब एक्शन के लिए सफिशिएंट और पर्याप्त कंडीशन लिखनी है, काम खत्म। ठीक है, अगर मैं लिखना भी चाहूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो लैंग्वेज है वो कॉपी के अंदर नहीं लिखी हुई है, तो आप लिख लो यहाँ पे ना, स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी, नेसेसरी एंड sufficient condition, necessary and sufficient condition for sequence action। ठीक है, तो ये सवाल हो गया नॉर्मली जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक चीज के बारे में बताया गया आपको कि भैया सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन के बारे में बताइए, मतलब आवश्यक, ठीक है, और पर्याप्त शर्त के बारे में कथन दीजिए, स्टेटमेंट बताइए और उसको प्रूफ करिए। तो अभी आपने देखा कि पूरे इसको हमने लिख दिया, लेकिन हमें अभी तक स्टेटमेंट कथन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है और फिर उसमें क्या प्रूफ करना है, कुछ पता नहीं है। देखो, कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं या फिर थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और अब यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लिखते हैं कथन को, स्टेटमेंट को, कथन स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं भाई फटाफट से। तो कथन आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखो, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है कि एक अनुक्रम एक्शन अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, एक अनुक्रम एक्शन अभिसारी अनुक्रम है। एक्शन को आप इस प्रकार बना लीजिए, अभिसारी अनुक्रम है। एक अनुक्रम एक्शन अभिसारी अनुक्रम है
अभी सारी अनुक्रम है। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि अनुक्रम एक्शन परिबद्ध एवं, यदि और केवल यदि, यदि अनुक्रम, अनुक्रम एक्शन परिबद्ध एवं अद्वितीय, परिबद्ध एवं अद्वितीय सीमा बिंदु रखती है, या फिर रखता है, सीमा बिंदु रखता है। ठीक है, एक अनुक्रम एक्शन ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस एक्शन, ए सीक्वेंस एक्शन या फिर ए कन्वर्जन सीक्वेंस एक्शन। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखने दो, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी क्या नहीं होगी। अब एक बार इसको नॉर्मली बोल के बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर क्या मतलब है लिखने से, मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि पूरा स्टेटमेंट हो गया आपका। हाँ भाई हो चुका है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एक अनुक्रम एक्शन जो है आपका एक अभिसारी अनुक्रम है। ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्शन यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस एक्शन is bounded and have a unique limit point। ठीक है, यूनिक अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, यह आपको इसमें प्रूफ करना है। अब देखो, एक बार इंग्लिश मीडियम को लिख दूं क्या? अगर आप लिखना चाहो लैंग्वेज को तो लिख लेना, क्योंकि थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप सभी ने लिखा नहीं है शायद अभी तक। 2023 के लिए इसको आप 4 नंबर का सवाल बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पे एक बार इसकी लैंग्वेज को लिख लेना भैया। ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस एक्शन, और फिर मैंने वही लिख दिया। क्या बात है यार। ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्शन इफ एंड ओनली, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्शन if and only if and only if sequence action sequence, क्या हो रहा है यार ये, sequence action is bounded and have unique limit point। अब देखिए, मैं आपको देखो ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले क्लियर तरीके से मुझे बता दो एक बार, क्योंकि सेल जो है डिस्का भी हो सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं 2 बातों के बारे में पता चलना चाहिए। पहली बात तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि गुरुजी, ये जो आपका आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है, देखो हमने ये वर्ड पहले नहीं सुना है, बहुत कम सुना है। मतलब हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है आवश्यक, आवश्यक और पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त, ये 2 वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं। देखो आवश्यक एवं पर्याप्त है, देखो आवश्यक को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन, और ये होती है सफिशिएंट कंडीशन। तो ये होती क्या है, मतलब इनमें करना क्या होता है, और जब ये किसी भी थ्योरम में जब आएंगी तो इसमें करे क्या। देखो सिंपल सी बात है, जैसे अब ये सवाल था
आपने हालांकि इसके स्टेटमेंट पे ज़्यादा गौर नहीं किया होगा अभी, और आपको पता भी नहीं होगा कि इसमें क्या है। देखो, आपको क्या करना है कि आवश्यक शर्त जो है ना, नेसेसरी कंडीशन, उसमें आपको दे रखा है कि जो आपका एक्शन है ना, एक्शन वो कैसा है भैया, वो आपका अभिसारी है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट आपको दिया हुआ है। तो इस कन्वर्जेंट के लिए मतलब जो हमारे पास एक्शन है, तो एक्शन हमारे पास कन्वर्जेंट दिया हुआ है, ये आपका गिवन है। अगर ये दिया हुआ है ना, उस कंडीशन में आपको इसके अंदर प्रूफ करना है कि जो पहली चीज है कि आपका जो एक्शन है वो आपका बाउंडेड होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है, वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और दूसरी बात इसी के अंदर बोला है कि जो हमारे पास में एक्शन है ना, उसके पास में जो लिमिट पॉइंट है, आपके जो लिमिट पॉइंट हैं वो कैसे होने चाहिए भैया, यूनिक होने चाहिए। यूनिक मतलब अद्वितीय होने चाहिए, एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है ये। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये चीज आपको दे रखी है और इसका यूज करके हमें ये प्रूफ करना है आवश्यक शर्त के अंदर। अब क्या करते हैं, पर्याप्त शर्त के अंदर इसका उल्टा करेंगे, तो आप लिख लो भैया, उसका उल्टा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे भैया, हमें जो दिया हुआ होगा, जो गिवन होगा, वो ये होगा कि पहली चीज एक्शन हमारे पास में बाउंडेड होगा, दूसरी चीज हमारे पास में जो एक्शन सीक्वेंस होगा वो आपका लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट को पहले से रखेगा। उसके बाद हमें जो प्रूफ करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा कि जो एक्शन मेरे पास में है वो आपका कन्वर्जेंट होगा। इससे सिंपल तरीका इसको समझाने का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे का सवाल ये भी होता है ना कि सर पहले हमें आप वो तो समझाओ कि आवश्यक शर्त क्या है और पर्याप्त शर्त क्या है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन होती क्या है, इनको समझाओ पहले आप। इनको नहीं समझाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि आगे हमें अगर इस प्रकार के टर्म कुछ दिख गए तो हम क्या करें उनके अंदर। और ये टर्म, ये मान लो कि आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप थर्ड ईयर के अंदर आगे तक चलते जाएंगे जब तक आपकी मैथमेटिक्स आपके साथ में है। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए, आवश्यक शर्त और ये पर्याप्त शर्त है। आवश्यक शर्त में जो हमें दे रखा होता है, जो गिवन है, ठीक है, उसका यूज करके जो हमें प्रूफ करना होता है वो कर लेंगे। लेकिन पर्याप्त में क्या करेंगे, इसका उल्टा, ये जो हमने प्रूफ कर लिया है इसको अब मान के चलेंगे, ये हमें दिया हुआ है, और जो हमें पहले दे रखा था ना उसको प्रूफ कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अब आप आराम देखो, इसको देखो एक बार और इसको देखो आराम से, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपके दिमाग में इसकी इमेज एक बार बना लो कि हाँ भाई इस प्रकार से कुछ बनेगा। फिर अपन आगे चलते हैं और इसका स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ेंगे ध्यान से, और पढ़ने के बाद फिर प्रूफ करेंगे। फटाफट आगे चलो भैया, फटाफट, देखो टाइम मत लगाओ, टाइम बिल्कुल भी मत लगाओ भैया। हाँ भाई, तो समझा आपने कि भाई आवश्यक शर्त में क्या करना पड़ेगा और पर्याप्त शर्त में क्या करना पड़ता है। मतलब दोनों जो वर्ड है ना, आवश्यक एवं पर्याप्त, इन दोनों के एग्जैक्ट मीन आपको पता चले कि हाँ भाई इस प्रकार कुछ करना इसमें पड़ता है। यही तो बात है ना। अरे यही तो बात है, किसी को कुछ मतलब कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं है, कमेंट भी किसी का नहीं आया है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पीछे आते हैं एक बार, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट था, कथन क्या कह रहा था। एक अनुक्रम एक्शन मेरे पास में है, ठीक है, वो अनुक्रम एक्शन जो आपका है वो कैसा है, आपका अभिसारी अनुक्रम है, यदि और केवल यदि एक्शन जो है वो परिबद्ध एवं अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। एक कन्वर्जन सीक्वेंस एक्शन, इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड एंड मतलब हैव यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, शायद स्टेटमेंट जो है सही तरीके से बैठा नहीं है, है ना। इसमें हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि ए सीक्वेंस, ठीक है, एक कन्वर्जन सीक्वेंस एक्शन हैव, ये फिर आप लिख सकते हो कि एक कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड
एंड हैव यूनिक लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, यदि और केवल यदि, इस प्रकार लिख दीजिए आप, जैसे आपकी इच्छा हो। स्टेटमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मेरा काम है केवल आपको समझाने का। आपके पास बुक भी होगी, तो बुक के अंदर भी अपना जो प्रॉपर स्टेटमेंट है। और देखो एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं आपसे, कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो अपने लिए बुक परचेज कर लें यार, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या है कि लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश में जब कोई टर्म में या फिर कोई स्टेटमेंट में जब दिक्कत आएगी ना, तो फिर एग्जाम में उसको गलत लिख के आओगे आप। तो मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम की बुक परचेज कर लो। थ्योरम क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो तो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन कभी कभार क्या, जैसे कि अब ये यहाँ पे लैंग्वेज हो गई कुछ ऐसे हो गई, तो इनको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो तो अच्छा रहेगा। बात क्लियर है मेरी? नहीं, बाकी मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या है कि सही नहीं, सही गलत होता है ना, सिस्टम ऊपर नीचे हो गया मामला। बाकी टूटी फूटी इंग्लिश तो सब बना लेते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट जो आपका वर्ड होगा उसी को यूज करो ना, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सही बात है कि नहीं? चलो, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, हमने क्या कहा कि एक अनुक्रम एक्शन जो आपके पास में है वो कैसा है, अभिसारी है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, यही तो सिखाया था कि अगर अभिसारी होगा तो बाउंडेड, और प्लस आपका क्या होगा भैया, आपको यूनिक लिमिट पॉइंट। अब आपके दिमाग में दो बातें चलनी चाहिए, एक तो लिमिट पॉइंट, एक तो सीमा बिंदु। और सीमा बिंदु के साथ साथ में सीमा लिमिट क्या होती है ये भी चलना चाहिए, क्योंकि सीमा और सीमा बिंदु दोनों में बहुत फर्क है। क्या कहा मैंने? लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों में डिफरेंस है। डेफिनेशन लिखवाई थी, नहीं लिखवाई तो बोलो। दोनों में कंप्लीट डिफरेंस मैंने आपको बताया था। क्या डिफरेंस था? केवल एक वर्ड का डिफरेंस था, वो था एन नॉट आपका, वो था एन नॉट, ठीक है ना। तो यहां पे अब देखिए ये ध्यान से, ये आपका पूरा स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें यही बात बोल रहा है कि जो आपकी आवश्यक शर्त होगी उसमें तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मानना पड़ेगा, और परिबद्ध और अद्वितीय प्रूफ करना पड़ेगा। और इसका उल्टा जो होगा, ये आपका जो मतलब पर्याप्त शर्त होगी, उसमें इसको और इस स्टेटमेंट को मान के चलना पड़ेगा और उसको प्रूफ कर देंगे। तो ये मेरे पास में आपका परिबद्ध और अद्वितीय, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि आवश्यक शर्त क्या होती है, पर्याप्त क्या होती है, दोनों एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं है। तो सवाल में तो कोई समस्या होगी नहीं। अब यहां पे अपन इसका आंसर करते हैं फटाफट से। चलो भैया अब इसका आंसर करें अपन, अब आ जाओ भाई फटाफट करते हैं। देखो टाइम तो लगाएंगे नहीं, हमारे पास टाइम है भी नहीं। देखो एक ही बार में इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा था भैया, पहला हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं, और वो मेरे पास में है आपकी आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त मेरे पास में है, जिसे अपन कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से। आपने क्या कहा कि नेसेसरी कंडीशन में हमें जो दिया गया है, जो गिवन है, वो क्या है? मेरे पास जो गिवन चीज है वो आपका अनुक्रम एक्शन जो है, वो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस मुझे दे रखा है, मतलब अभी सारी अनुक्रम मुझे बता रखा है, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे दो चीज प्रूफ करनी है, उसको लिख लो ना, बताओ पहले एक बार आप। जो मुझे प्रूव करना है या फिर प्रूफ करना है वो क्या है? पहली चीज है कि मेरे पास में जो एक्शन है वो आपका बाउंडेड होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है भैया मेरे पास, कि जो एक्शन है उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। फोकस करना, लिमिट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ना कि लिमिट की बात कर रहा हूं, लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कुछ दिनों पहले, कि अगर आपका कोई सीक्वेंस, अगर आपका कोई अनुक्रम अगर अभिसारी होता है, अगर कन्वर्जेंट होता है, तो वो बाउंडेड ऑटोमेटिक होता है। भाई देखो सिंपल सी बात है, कोई आपका अनुक्रम एक्शन अगर वो कन्वर्जेंट होता है, तो 100% ये बात पक्की है कि आपका अनुक्रम एक्शन कैसा होगा, बाउंडेड भी होगा। और बाउंडेड का मतलब क्या होता है भैया? बाउंडेड का मतलब होता है कि उसके पास में अपर बाउंड और लोअर बाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तो केवल इतना सा स्टेटमेंट लिखना है, इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन वी कैन से दैट अनुक्रम एक्शन या सीक्वेंस एक्शन इज ऑलरेडी बाउंडेड सीक्वेंस, कंप्लीट। मतलब अगर वो आपका कन्वर्जेंट होगा तो ऑटोमेटिक वो आपका बाउंडेड, आपका परिबद्ध अनुक्रम वैसे वैसे हो जाएगा, ठीक है ना।
अब ये मैं बात कह कैसे रहा हूँ, अगर जिस बच्चे ने बिल्कुल लॉजिक से बातें सीखी होंगी कंप्लीट, आंख बंद करके बोल रहा हूँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है, मैंने सीखा है और मुझे पता भी है कैसे होता है। और जिसने नहीं सीखा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो 10 11 12 लेक्चर होने के बावजूद अगर आपको बेसिक का ज्ञान नहीं है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ आपसे बस, और कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपका क्लियर है। पहला स्टेटमेंट कौन सा है भैया? पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो आपका क्लियर है। कौन सा? बाउंडेड वाला। बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की, कि अब ये जो हमारे पास में यूनिक लिमिट पॉइंट वाली चीज़ है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? आ जाओ फटाफट इसके ऊपर आएंगे। आंसर आपके पास पहले दे रखे हैं तो साफ सी बात है, आप लिख लेना कि पहला जो प्रूफ हो जाएगा हमारे पास पहला वाला, तो वो तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया आपका कि अनुक्रम एक्शन अगर बाउंडेड हो गया तो रिकन्वर्जेंट हो गया, तो बाउंडेड ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेकंड क्या करें? सेकंड के लिए मैंने क्या करा, लेट माना। देखो हमें इसे कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास से प्रूफ करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है भैया कि यूनिक लिमिट पॉइंट, मुझे पता है आपके मन की बात मैं जानता हूं, 100 में से 99% बच्चे इस बात को पकड़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक आध बच्चे जो पढ़ते हैं वो पकड़ पा रहे होंगे कि गुरुजी आपने एक थ्योरम करवाई थी, और थ्योरम थी पहली थ्योरम, पढ़ा होगा आपने। तो पहली थ्योरम में आपने क्या करवाया था कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेंट अभिसारी है, तो उस अभिसारी अनुक्रम के लिए एक अद्वितीय सीमा होती है, यूनिक लिमिट होती है। क्या होती है? यूनिक लिमिट होती है। तो मैंने उस यूनिक लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को भी कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास से प्रूव किया था। हमने कहा था कि माना कि मेरे पास दो लिमिट पॉइंट है, एक तो L1 है, एक मेरे पास L2 है, और L1 और L2 को मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करके बताया था, स्टेटमेंट मैंने गलत प्रूव करके बताया था। तब जाके हमने कहा कि भैया हाँ, आपके पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस के पास एक ही सीमा बिंदु हो, मतलब सीमा होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीमा बिंदु की बात कर रहा है, लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है, ना कि सीमा की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में अगर बातें क्लियर हो रही है ना, हर एक बात को आप पकड़ पा रहे हो। मैंने कहा सीमा, सीमा मतलब आपके दिमाग में डेफिनेशन आ गई। लिमिट पॉइंट कहा तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई। जैसे ही मैंने कोई वर्ड यूज किया और वर्ड, उस वर्ड की इमेज आपके दिमाग में बन गई, समझ लेना कि आप हर एक बात को पकड़ पा रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि सीक्वेंस, अनुक्रम कहा, फिर मैंने कहा लिमिट पॉइंट, फिर मैंने कहा लिमिट, अब इनमें आप कंफ्यूज हो गए ना, मतलब खिचड़ी बन गई। इसका मतलब आपने आज तक कॉपी उठा के देखी ही नहीं, और ये रियल फैक्ट है, और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलता हूं मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बात मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान समझना। मैंने कहा कि मेरे पास अल्फा और एक मेरे पास बीटा, मेरे पास में दो क्या है, मेरे पास लिमिट पॉइंट है। अब लिमिट पॉइंट है, अब देखो साफ सी बात है, दोनों में से कोई एक आपका सीमा बिंदु होगा, दोनों नहीं हो सकते, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैंने लिमिट पॉइंट मैंने मान लिए अल्फा और बीटा। देखो हम जानते हैं डेफिनेशन फ्रॉम फ्रॉम लिमिट, लिमिट की परिभाषा से मैं क्या जानता हूं। देखो अगर मैंने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया कि अगर मैंने यहां पे लिखा एक्सएन माइनस का अल्फा, ये मेरे पास में क्या है, लिमिट पॉइंट है, एक्सएन माइनस का अल्फा, तो यहां पे मैंने लिख दिया लेस देन एफ साइनल, और यहां पे एन ग्रेटर देन, और लिख देना एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एन कोमा एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब यहां पे एक बात फोकस करना, एक बात छोटी सी फोकस करना, और लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन थी उसको निकाल के देखो, हमने वहां पे क्या लिखा था। हमने वहां पे सिर्फ इतना लिखा था कि अगर हमारे पास में कोई सीमा बिंदु होगा, जैसे ये मेरे पास सीमा बिंदु है, तो हमने एक बात लिखी थी वहां पे कि एक्स एन माइनस का अगर अल्फा होगा, तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा था, याद करो, ब्रैकेट में मैंने लिखा था अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए, ये लिखा था नहीं लिखा था, देख लो जाके, अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए, एन की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट आपका प्रूफ होता है, ये फिर लागू होता है। लेकिन अब जो इसमें ट्विस्ट, तड़का मिर्ची लगने वाली है, वो क्या है, वो ये है प्यारे बच्चों, जो तड़का लगने वाला है ना, जो मिर्च मसाला है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे
ये वर्ड जो स्टेटमेंट जो है ना आपको देखने को मिल रहा होगा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो n की वैल्यूज हैं वो मैं किससे बड़ी ले रहा हूं, n की वैल्यू में बड़ी ले रहा हूं n नोट से। तो कहने का मतलब n नोट से पीछे भी कोई वैल्यू होगी। जैसे मैंने क्या कहा, समझाता हूं आपको ना, बिल्कुल ऐसे आपके दिमाग में इमेज बना देता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास सपोज करिए n मेरे पास में है और ये n नोट से बड़ा है और n नोट से पीछे भी कोई वैल्यू है, जैसे कि n नोट से पीछे वैल्यू है -1 -2, कुछ भी मान लो, कुछ भी वैल्यू है, हमने मान लिया। तो हमने कहा कि हमारे पास में n नोट से अगर n का मान बड़ा है तो इसके पीछे भी कोई वैल्यू होगी। तो भैया साफ सी बात है, इसके जो पीछे वैल्यू हैं इनको तो मैंने छोड़ दिया, इनको मैंने छोड़ दिया, इनको मैंने छोड़ दिया, और इनको छोड़ने के बाद मैंने पूरी वैल्यू है n के अनंत मानों के लिए एक छोटा सा यहां पे और लिखो, 1 से लेकर n नॉट के मान को छोड़कर, मान को छोड़कर, मतलब हमने n के अनंत मानों के लिए ये स्टेटमेंट लिख दिया ये वाला, लेकिन हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया। एक से लेकर जो n नोट तक की जो वैल्यूज हैं उनके लिए हमने n नोट को छोड़ दिया, उनको हमने छोड़ दिया है। तो भैया एक साफ सी बात है कि ये जो हमारे पास में n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट जो लगाया हुआ है ना, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे n के उन्हीं मानों को लेंगे जो n नोट से बड़े हैं। अब यार n नोट से छोटे भी कोई वैल्यू होंगी तो यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ना स्टेटमेंट के अंदर कि भैया अगर n नोट से वैल्यू बड़ी ले रहे हो आप तो बाकी की जो वैल्यू है 1 से लेकर n नोट उनको छोड़ना पड़ेगा, साफ सी बात है। तो मैंने लिख दिया उसको। आपके दिमाग बिल्कुल भी मतलब, कहने का मतलब ये जो बात मैंने बताई आपको, ये दिमाग में पल्ले तो पड़ रही है लेकिन कंफ्यूजन पैदा कर रही है। एक बार इसको पूरा कर दें फिर देखना आपका दिमाग पूरा ऐसा हो जाएगा टकाटक। देखो हमने कहा कि एक्स एन माइनस का एल्फा लेस देन एप्सिलॉन एन के अनंत मानों के लिए, लेकिन मैंने एक से लेकर एन नोट के मान छोड़ दिए, ठीक है। अब एक काम करो, इसको ओपन करो एक बार आप, इसको ओपन करके बताओ मेरे को एक बार। इसको आप ओपन कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स एन माइनस का एल्फा लेस देन एप्सिलॉन माइनस का एप्सिलॉन, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर चले मैं यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आगे की तरफ, आगे की तरफ यही का स्टेटमेंट नीचे आ जाएगा, एन के अनंत मानों के लिए एन नोट को छोड़कर। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्स एन मेरे पास में है लेस देन एल्फा प्लस में एप्सिलॉन और पीछे करो एल्फा माइनस का एप्सिलॉन। फिर भी देखा वही आपका स्टेटमेंट आ रहा है कि एन के अनंत मानों के लिए लेकिन परिमित को छोड़कर। अब एक लाइन जो है ना वो आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। ये लाइन देखना आप एक बार, मैंने क्या लिखा, अब देखो सेम मैंने लिखा कि एल्फा माइनस का एप्सिलॉन एक्स एन एल्फा प्लस का एप्सिलॉन। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे बीटा माइनस का एल, मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्सिलॉन, ठीक है, एक्स एन मेरे पास में और बीटा प्लस में एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एन नोट के परिमित मानों के लिए, परिमित मानों के लिए, अब आप जो वैल्यूज को छोड़ रहे थे, मतलब एन की इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए तो आपने अल्फा को ले लिया, लेकिन जो आपने वैल्यू छोड़ी एक से लेकर एन नोट की वैल्यू को छोड़ के चल रहे थे ना, उन वैल्यूज के लिए आपकी डेफिनेशन किस में अप्लाई होती है, बीटा के अंदर। अब यार देखो साफ सी बात है, हमने देखा कि यार एन की इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए तो अल्फा आपका लिमिट पॉइंट है, भाई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है। और हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को ओपन करके अब देखा था कि एक्स मेरे पास में अल्फा प्लस में एप्सिलॉन अल्फा माइनस का एप्सिलॉन, यही डेफिनेशन होती है। और यही की ये डेफिनेशन आपको मैंने लिखवाई थी एन के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर। अब परिमित वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास एक से लेकर एन नोट है, तो जो परिमित वैल्यू छोड़ दिया आपने वो किसके लिए बच गई, वो बच गई बीटा के लिए। तो हमने बीटा को लिख दिया बीटा माइनस का एप्सिलॉन, इसी प्रकार से सेम टू सेम। लेकिन अब साफ सी बात है कि अगर कोई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अंदर एन की इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए अगर वो डेफिनेशन नहीं है, कुछ ही वैल्यूज के लिए है, मतलब अब एन नोट का मान तो कुछ भी हो सकता है। मैं बोल दूं कि 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 20, 1 से लेकर 30, तो कुछ ही वैल्यूज के लिए ये डेफिनेशन लागू होगी। बाकी के लिए कौन सी डेफिनेशन लागू होगी,
आपकी अल्फा वाली। तो भैया अल्फा जो होगा आपका, वो आपका यहाँ पे लिमिट पॉइंट बन जाएगा, बीटा नहीं बन पाएगा। तो आप लिख दो कि यहाँ पर बीटा जो है वो यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं बन पाएगा भैया? वो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर बीटा के पास में कुछ ही वैल्यूज हैं। अब साफ सी बात है, एन मान लीजिए कि हमारे पास एन की वैल्यू है और अल्फा जो है वो एन वैल्यूज के लिए है, लेकिन हमने उसमें से एन नोट को छोड़ दिया। तो मैंने क्या समझाया था, एक बात मैंने आपको समझाई थी, जैसे ये जीरो आपका है, ठीक है। अब इस जीरो के आसपास इसके नेबरहुड में बहुत सारी वैल्यूज हैं, और बहुत सारी वैल्यूज में से मतलब इन्फिनाइट वैल्यूज में से मैं कुछ वैल्यूज को माइनस भी कर दूंगा ना, तब भी मेरे पास इन्फिनाइट ही बचेगा। मतलब यहीं पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एन का अनंत मानों के लिए आपका अल्फा काम कर रहा है, लेकिन उन अनंत मानों में से मैंने कुछ परिमित मान को घटा दिया। तो परिमित मान को घटा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनाइट में से हम कुछ वैल्यूज को माइनस भी कर देंगे, डजेंट मैटर, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीटा के लिए स्टेटमेंट जो है वो भैया सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि परिमित वैल्यू है यार, और परिमित वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, 5 भी एक परिमित वैल्यू है। तो भैया यहां पर बीटा जो होगा वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को बनाने के लिए मुझे एन की इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए काम करना पड़ेगा। तो अतः आप लिख दीजिए यहां पे हेंस करके, अतः अतः अनुक्रम xn का केवल एक ही लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा। और वो कौन सा होगा भैया? वो आपका अल्फा होगा। दैट्स ऑल। घबराइए मत, बिल्कुल ही मत घबराना, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ। बिल्कुल वापस जीरो से पढ़ते हैं, एकदम जीरो से आ जाओ, एकदम जीरो से पढ़ेंगे, आ जाओ वापस पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे अल्फा और बीटा मैंने दो लिमिट पॉइंट माने। क्या कहा? लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ना कि लिमिट। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट क्या होता है। जब तक पीछे डेफिनेशन जाके नहीं देखोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देख लिया आपने, मान लिया। लिमिट पॉइंट हमने लिए अल्फा और बीटा। हमने डेफिनेशन ली है किसकी? लिमिट की डेफिनेशन ली है, सीमा की परिभाषा। और सीमा की परिभाषा यही होती है, आपको पता है। अब सीमा की परिभाषा में मैंने यहाँ पे अल्फा को पुट करा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा को मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने देखा कि यार लिमिट पॉइंट को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार नहीं लिखते हैं। तो चलो ठीक है, हमने इस प्रकार लिख दिया। तो यहाँ पे हमने एक्स एन माइनस का अल्फा लेस देन एप्सिलॉन एन के अनंत मानों के लिए हम लिखते हैं, ऑफिशियली बात है। हम इनफाइनाइट वैल्यूज में से कुछ परिमित वैल्यू को छोड़कर, कुछ परिमित वैल्यू हमने छोड़ दी। अब देखो, जब पहली बार हमने किया था तो परिमित वैल्यू क्यों छोड़ रहे हैं इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि जो परिमित वैल्यू हम छोड़ रहे हैं वो बीटा के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि बीटा का जो रीजन होगा वो एक परिमित होगा और अल्फा का इनफिनाइट होगा। तो बीटा की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बीटा आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो बीट ये छोड़ क्यों रहे हैं? ये बीटा के लिए छोड़ रहे हैं मन। तो बस अब तो सीख गए आप कि भैया एन नोट के लिए छोड़कर। तो यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए, हमने इसको थोड़ा ओपन कर दिया, ओपन करके लिख दिया। इन बातों को यहाँ पे लिख देना सेम टू सेम एज इट इज। फिर हमने कहा कि ये वैल्यू ऐसी है, ठीक है, तो ये ऐसे भी होगी। लेकिन यहां पर फर्क क्या होगा कि एन की इन्फिनिट वैल्यूज की जगह यहां पर कुछ परिमित वैल्यू आ जाएंगे, और जैसे ही परिमित वैल्यू आ जाएंगी तो आपकी डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो आपका जो बीटा है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, अल्फा बनेगा। एक बार स्टेटमेंट को देखना, परखना, नोट्स में लिखा हुआ है हर एक बात को पढ़ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ना। और पढ़ने के बाद पता चलेगा, अच्छा अच्छा लिमिट पॉइंट था क्या, अच्छा उसमें कुछ वैल्यू उठानी पड़ेंगी, कुछ जोड़नी पड़ेंगी, कुछ क्या करनी पड़ेगी। लिमिट पॉइंट और लिमिट की डेफिनेशन में मामला क्लियर होगा तो पता चलेगा। आपके मन में कुछ भी डाउट आए, मैं बैठा हूँ, मेरे से पूछो। लाइव क्लास लो, नहीं लोगे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे पास कॉल करके पूछोगे ना, मैं नहीं बताऊंगा। लाइव क्लास में क्यों नहीं आते आप? क्या करते हो ऐसा? ठीक है, चलो। तो ये आपका अपना मामला क्लियर, एकदम धांसू तरीके से। ठीक है, अरे भैया ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है, कछु भी ना है दिक्कत। ठीक है।
आगे चलो मैं आगे चलूँ क्या मैं? तो अब ये बात बताओ, हमने नेसेसरी कंडीशन जो है, आवश्यक शर्त प्रूफ कर दी। आवश्यक शर्त में हमने क्या किया भैया? आवश्यक शर्त में बाउंडेड प्रूफ कर दिया, बाउंडेड के साथ साथ में एक यूनिक लिमिट पॉइंट आपका अल्फा होगा, वो भी मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इसका जो पर्याप्त शर्त है, सफिशिएंट कंडीशन है, उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको दोनों स्टेटमेंट को मान के क्या करना पड़ेगा? लिमिट पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, किसी का कमेंट नहीं आया है तो मैं चेक भी कर लेता हूँ टाइम टाइम पे ना। तो मैं फिर बाद में जब आप पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। जब तक आप लाइव क्लास नहीं लोगे, कमेंट करोगे, व्हाट्सएप पे पूछोगे, अपन जिम्मेदार नहीं है भैया। ठीक है, आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, धांसू तरीके से समझ में आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को डीप में बताया आपको मैंने। देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। हमारे पास में यह आ गया सफिशिएंट कंडीशन। देखो, सफिशिएंट यानी कि इसको बोलते हैं अपन पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त, देखो पर्याप्त शर्त क्या होती है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट हमने अभी प्रूफ किया था, मतलब जैसे कि हमने पहली चीज है कि एक्शन मेरे पास में बाउंडेड होगा, वो मैंने मान लिया। उसके बाद में एक्शन हमारे पास में एक यूनिक लिमिट पॉइंट को रखेगा, मतलब ऐसे लिख दीजिए आपकी एक्शन माइनस का जो अल्फा है लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर एन के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर, मतलब एक से लेकर एन नोट को छोड़कर, ये बात आप उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है, और हमें जो प्रूफ करना है इस बार, वो प्रूफ करना है, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि हमें जो प्रूफ करना है वो करना है कि जो हमारे पास एक्शन होगा, इस एक्शन को मुझे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताना है। एक ही मिनट का काम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताना है। देखो, 1 मिनट में प्रूफ करके आपको मैं बता दूंगा, आ जाओ। ये दोनों बातें पता है ना आपको? ठीक है, दोनों बातें दे रखी हैं। अब देखना, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि भैया मेरे को दे रखा है, ठीक है, मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, कि अल्फा मेरे पास में क्या है? लिमिट पॉइंट है। अल्फा मेरे पास में क्या है? लिमिट पॉइंट है। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एक्स एन माइनस का जो अल्फा है, ठीक है, लेस देन मेरे पास में एफ एन एल, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एन के इन्फिनाइट वैल्यू के लिए परिमित को छोड़कर, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर एन नोट को छोड़कर, ऐसा तो लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये आपके मन में एक सवाल आया होगा, जनरली पूछते हैं बच्चे कि सर 1 से लेकर एन नोट तक ही क्यों? ऐसा आपने फिक्स कैसे कर दिया कि हमने एन नोट तक ही ले लिया? अरे वो तो डेफिनेशन बना रहे हैं अपन, लेकिन कोई एन नोट की वैल्यू कोई फिक्स थोड़ी है। एन नोट का मान 1 2 3 4 कुछ भी ले लूँ मैं अपने हिसाब से, मेरी इच्छा है। मतलब मैं कुछ फाइनाइट वैल्यू को छोड़ रहा हूँ, कुछ परिमित मान को छोड़ रहा हूँ। वो परिमित मान कुछ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चलो भैया, यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं और इस बात को थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना। ये देखो हमने इसको सेंटर में ले लिया। ठीक है, अब देखना, ये हमने बात कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब देखना, अब मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, इसको मैंने ओपन करा, तो देखो ये मेरे का क्या हो गया? एक्स एन, ठीक है, और माइनस का अल्फा एप्सिलॉन लेस देन माइनस का एप्सिलॉन, और बातें पूरी लिख देना कि भैया परिमित मान को छोड़कर एन के इनफिनिट वैल्यूज के लिए। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा अपन ऊपर चलते हैं। ये मैंने ऊपर कर दिया इसको, और ऊपर कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्सन को और ओपन कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस का एप्सिलॉन, और यहाँ पे अल्फा माइनस का एफ साइनल। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही बात लिख देना कि एन के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर। अब एक बात को गौर करना कि मैंने एन की इन्फिनिट वैल्यूज के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैं 1 से लेकर एन नोट की वैल्यूज को छोड़ रहा हूं। ठीक है ना? अब देखना मैं कैसे बना रहा हूं उसकी डेफिनेशन को। ये आपको दिया हुआ है कि अल्फा आपका एक लिमिट पॉइंट है। देखो अल्फा माइनस का एप्सिलॉन जो मेरे पास में है, अब इसको मैं सपोज करिए मैंने इस प्रकार लिख दिया। कैसे लिख दिया? देखो, अल्फा माइनस का एप्सिलॉन एक्सन मेरे पास में है, और यहाँ पे लेस देन अल्फा प्लस का एप्सिलॉन। अब आप क्या कह रहे थे? कोमा लगा दो मैं,
और यहाँ पे n ग्रेटर देन लिख दूं मैं n नोट, या फिर इक्वल टू लिख दूं, और यहाँ पे n कोमा जो n नोट है बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर दूं, तो मैंने क्या गलत लिखा है? भाई आप जो स्टेटमेंट कह रहे हो हिंदी के अंदर कि n की अनंत मानों के लिए लेकिन परिमित को छोड़कर, और परिमित कहाँ तक है? n नोट तक है। तो साफ सी बात है यार, जहां पर मैंने वैल्यू ली है वहां पे n का मान n नोट से बड़ा ही है, तो एक से लेकर n नोट जो मैं छोड़ रहा था वो तो मैं यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ। इस पूरे स्टेटमेंट में पूरी हिंदी छुपी हुई है। तो बस अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काम किया, मशक्कत करी, मैंने थोड़ी सी मशक्कत करी, थोड़ा सा मैंने काम क्या किया कि जो मैंने ओपन किया था इसको, अब इसको मैंने क्या करा, बंद करके लिख दिया xn माइनस का अल्फा और लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और कोमा n ग्रेटर देन n नोट और n कोमा n नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैंने एक नोट करके लिखवाया था आपको, नोट शायद लास्ट में नोट लिखवाया था कि अगर ऐसे कुछ दे रखा होगा ना तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट एल्फा n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यार इसको, लिमिट xn और n टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर यहाँ पे क्या है अल्फा है तो बराबर में अल्फा लिख दीजिए। अगर ये मैंने लिख दिया, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, और एल हमारे पास में क्या आना चाहिए? परिमित आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अतः हेंस हेंस आपका जो एक्स एन है वो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये पूरी कहानी क्या था? कुछ भी नहीं था, जो हमने पिछले वाले डेफिनेशन में प्रूफ किया था, जो स्टेटमेंट एक्स एन माइनस का अल्फा, उसको लिया, उसकी हिंदी वाली कहानी को लिया, और मैंने आगे लिखता गया ओपन करता गया, लास्ट में मैंने उस हिंदी को इस स्टेटमेंट में बदल दिया। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट लिखा है कि लिमिट हमारे पास एक्स एन बराबर हमारे पास अल्फा परिमित मान के लिए। अब एक बात एक बच्चन में से पूछी, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग को कंफ्यूज करेगी, लेकिन वो कंफ्यूज करेगी, आप मेरे से पूछोगे तभी जवाब दूंगा, मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी एक छोटा सवाल पूछता है एक बच्चा कि सर एक बात बताइए, अल्फा तो यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट था, ये रहा अल्फा हमारे पास लिमिट पॉइंट था, लेकिन ये जो डेफिनेशन हमारी लगती है ये तो लिमिट के अंदर लगती है। तो मैंने वहाँ पे एक नोट भी लिखवाया था कि किसी भी सीक्वेंस एक्शन का जो लिमिट पॉइंट है वो सीमा हो सकता है, वो सीमा हो सकता है, वो लिमिट बन सकता है, लेकिन कभी भी आपकी लिमिट जो है वो हमेशा लिमिट पॉइंट बने या ना बने जरूरी नहीं है। क्या कहा मैंने? बच्चे कंफ्यूज हो गए। अरे मैंने ये कहा कि जो आपका लिमिट पॉइंट है वो सीमा बन सकता है और बन चुका है। अल्फा पिछले स्टेटमेंट में लिमिट पॉइंट था, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे लिमिट बना दिया। कोई दिक्कत किसी को? बनाया कैसे है एक बार वापस सीख लेते हैं तो मजा आ जाएगा। हमारे पास पूरा साधन है भैया। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, एक्शन मेरे पास में क्या है? कन्वर्जेंट आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको दिया गया था कि अल्फा लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, हमने प्रूफ भी तो किया था इसको अभी थोड़ी देर पहले, इसको दिया हुआ था मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया, भाई ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं ना, ब्रैकेट नहीं बोलो इसको मॉडुलस बोलो, इसको ओपन कर दिया, माइनस का एप्सिलॉन और प्लस का एप्सिलॉन, अल्फा को इधर उधर ले गए, वैल्यू वही लिखी हुई है एन के अनंत मानों के लिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ये ब्रैकेट में क्या लिख रहे हो, एन के अनंत मानों के लिए छोड़कर छोड़कर कुछ लिख रहे हो, क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? मतलब एक सोचो, अब एक छोटी सी बात है कि अगर मेरे पास इन्फिनाइट वैल्यूज हैं, अनंत मान हैं, और उन अनंत मानों में से, इन्फिनाइट वैल्यूज में से मैं कुछ वैल्यूज को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास इन्फिनाइट ही बचेगा। तो हम उसी स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे यार, कि मैंने इन्फिनाइट वैल्यूज ली और उस इन्फिनाइट वैल्यूज में से कुछ को माइनस कर दिया, तो बस वही लिखते जा रहा हूँ मैं आगे। और जो मैंने स्टेटमेंट में यूज किया है आप देख सकते हो कि हमारे पास में n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, मतलब एक से लेकर एन नोट की वैल्यू को छोड़ दिया, और वही आपकी थ्योरी कह रही थी। आगे हमने लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, और फिर आप देख सकते हो आगे ये मेरे पास लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी बराबर में अल्फा, ये आपका परिमित। तो यही आपका डेफिनेशन थी किसकी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। पीछे पेज पलट के देखोगे आपको यही डेफिनेशन देखने को मिलेगी। मौज करो। ठीक है, तो आज के लिए 2 सवाल मैंने करवाए, ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट करिए, और नेक्स्ट क्लास जो लाइव होगी उसके अंदर पूछिए इसको, और जो लाइव नहीं लेगा और वो सवाल पूछेगा मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था मेरे को नहीं आता।
पूछना है तो लाइव क्लास में आके पूछ लो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, साफ सी बात है। इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि आप डेली मेरे पास कॉल करके पूछो, मैं वो जवाब दूंगा। इतना टाइम है कि यार हज़ारों बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं। अब मैं हर एक बच्चे के सवाल पूछूंगा कॉल के अंदर, तो मैं तो सारे दिन में जवाब देता रहूंगा। फिर मैं कैसे बता पाऊंगा? लाइव क्लास क्यों है? लाइव क्लास में तो आपको आलस आता है, लेते नहीं है लाइव क्लास। ठीक है, तो इसलिए अब थोड़ा फोकस हो जाइए। और मैंने जो पढ़ाई है थ्योरम, मुझे पता है कि 100 में से 95 को भी ढंग से समझ में नहीं आई होगी। ये आ तो गई, मैं जो कर रहा हूँ हर एक स्टेप समझ में आ रही है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन हुआ कैसे ये कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? बेसिक कमज़ोर है, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 8 से 10 दिन मैंने केवल बेसिक पढ़ाया आपको, अब फिर भी समझ में नहीं आया, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है भैया, पढ़ाई करोगे तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है।